मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए सब्जेक्ट में नए टॉपिक के साथ, आज का हमारा सब्जेक्ट है अंकेक्षण ऑडिटिंग, और आज का टॉपिक है अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास। अंकेक्षण कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे विकास हुआ, तो इस संबंध में आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य है जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी उत्तरदायित्व होता है, जिसके लिए पर्याप्त कुशलता और निर्णय की आवश्यकता होती है। पुराने समय में यानी प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी और उन दिनों व्यावसायिक संस्थाएं बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी, उनके पास अधिक पूंजी नहीं होती थी और इस कारण वे लेन देन भी कम ही करते थे क्योंकि पूंजी बहुत कम हुआ करती थी। साधारणतया मनुष्य जो पूंजी लगाते थे वही अपना हिसाब किताब रखते थे। तो अतः किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हिसाब किताब को अंकेक्षण करने की जरूरत ही नहीं होती थी। अंकेक्षण का आशय किसी व्यापार के लेखे की गहन जांच करना है। जो व्यापारिक लेखे हम करते हैं उनकी जो है डीपली चेकिंग यानी गहन जांच करना है, जिससे कि सत्यता और नियमानुकूलता का सही ज्ञान हो सके। एकाकी व्यापार, जानते हैं आप एकाकी व्यापार क्या होता है? एकाकी व्यापार यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसमें एक ही स्वामी होता है व्यापार का, वो कहता है एकाकी व्यापार। साझेदारी फर्म, जिसमें कम से कम 2, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति, अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 व्यक्ति ही कार्य करते हैं, तो वो हो गया साझेदारी व्यवसाय। तो इन व्यवसायों में आपको अंकेक्षण कराना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी के खातों को वैधानिक दृष्टि से कराना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका एक कारण है कि एकाकी व्यवसाय हो या साझेदारी व्यवसाय हो, इसमें साझेदार स्वयं ही मालिक होता है, स्वामी होता है, वही व्यापार चलाता है। लेकिन कंपनी में अलग एक अवधारणा है कि मालिक तो होते हैं अंशधारी, जिन्होंने पूंजी लगाई होती है, लेकिन कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी को चलाते हैं हमारे डायरेक्टर, संचालक। तो अंकेक्षण के प्रबंध के लिए द्वारा किए गए कार्यकलापों और लेखों की जांच स्वामी की ओर से कराई जानी आवश्यक होती है, क्योंकि उन दो में तो आदमी स्वयं काम करता है, लेकिन इसमें प्रबंध संचालक कोई गबन कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं, इसलिए इनके द्वारा किए गए लेखों की जांच हमें करानी आवश्यक होती है। तो जब ऐसी स्थिति हुई, इस प्रकार कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारी अपने हितों के संरक्षण के लिए ये क्यों करवाते हैं? ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हमारे हितों का संरक्षण ना हो पा रहा हो, ये जो प्रबंध संचालक हैं ये अपना कोई घोटाला कर रहे हो। तो इस तरह से वास्तव में ये ऑडिट जो किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है, वो
व्यापारी के या अंशधारियों के हित के संरक्षण के लिए ही किया जाता है और कंपनी के खातों को इसीलिए अनिवार्यता प्रदान की गई है। तो ये तो अंकेक्षण की उत्पत्ति रही। अब अंकेक्षण का विकास कैसे हुआ? सन 1494 से पूर्व, अब चल रही है 2020, यानी 1494 से पूर्व, 1494 से पूर्व जो है स्थितियां बहुत ही विपरीत थी। व्यापार बहुत छोटे थे, लोगों के पास पूंजी की बहुत कमी थी। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो अंकेक्षण की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ही हुई थी। यूँ तो यूनान और रोम के साम्राज्यों के समय में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ राजकीय हिसाब किताब और जांच करने के उपाय प्रचलित थे। तो पर ये उपाय उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं किए गए थे जिन मनुष्यों को हिसाब किताब करने या जांच करने का कार्य दिया जाता था। उन्हें ऑडिटर कहते थे, या वे व्यक्ति जो हिसाब किताब का जांच करते थे वो ऑडिटर कहलाते थे। अब आपको बताएं, अंग्रेजी शब्द ऑडिटर, ऑडिटिंग लैटिन भाषा के आइडर शब्द से लिया गया है। आइडर शब्द का अर्थ होता है सुनना, टू हियर, टू लिसन। प्रारंभिक युग में प्रायः एक प्रथा बन गई थी, एक रिवाज बन गई थी कि हिसाब किताब की पुस्तकों को रखने वाले व्यक्ति अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्तियों के पास जाते थे, जिनके पास पक्षपातपूर्ण काम नहीं होता था। निष्पक्ष व्यक्तियों के पास जाते थे और हिसाब किताब को रखने वाले व्यक्ति अनुभवी तथा निष्पक्ष व्यक्तियों से प्रार्थना करते थे और अपने हिसाब किताब को सुनाते थे और अपना निर्णय देते थे। प्राय न्यायाधीश इस कार्य को किया करते थे, अतः उस समय न्यायाधीश को ही अंकेक्षक, ऑडिटर कहा जाता था। सन 1494 से 1914 तक जैसे जैसे हिसाब किताब रखने की प्रणाली में परिवर्तन हुआ, सुधार होते गए, वैसे वैसे जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सन 1494 में इटली देश के वेनिस शहर में रहने वाले ल्यूका पेसओली ने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और परिणाम स्वरूप हिसाब किताब रखने की एक व्यक्ति व्यवसाय प्रणाली मिल गई, जिसके द्वारा व्यापार का प्रत्येक लेन देन पुस्तकों में ठीक प्रकार से लिखा जा सकता था। इसी के साथ साथ एक विशेष घटना इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की हुई और जिसके कारण व्यापार का स्वरूप बढ़ गया और बड़े बड़े पैमाने की व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी, जिस कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता हुई। अधिक पूंजी की आवश्यकता के लिए एकाकी व्यापार के स्थान पर साझेदारी,
संस्थाएं और साझेदारी संस्थाओं के स्थान पर संयुक्त पूंजी कंपनियां बनने लगी। सन 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनियों को चिट्ठा बनाने के लिए और उन्हें अंकेक्षण कराने को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 19वीं सदी में व्यापार और उद्योग धंधों का विस्तार हुआ, तभी से अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसका महत्व इतना बढ़ गया कि अंकेक्षण के बिना हिसाब किताब के प्रति विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। यानी बिना अंकेक्षण के हिसाब किताब को लोग अविश्वसनीय मानने लगे। इसलिए शायद सन 1900 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम पास करके ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक कंपनी को अपने हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच कराना अनिवार्य है और इसके लिए उसे अनिवार्य रूप से एक अंकेक्षक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इंग्लैंड में 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हुई। इस संस्था का कार्य अंकेक्षक तैयार करना था। भारत में पहले अंकेक्षक बनने के लिए प्रायः लोग इसी संस्था का सहारा लेते थे, लेकिन जनवरी 1923 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स के नाम से एक संस्था बनी। इस संस्था से परीक्षा पास करके कोई भी व्यक्ति भारत में भी अंकेक्षक बन जाता था। तो ये रहा अंकेक्षक की उत्पत्ति और उसका विकास। कल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि भारत में अंकेक्षण का विकास कैसे कैसे हुआ। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।